हवेली के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। गांव के बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे, हर कोई इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखना चाहता था। बैंक के अधिकारी, जमींदार और कई बड़े व्यापारी भी वहां पहुंच चुके थे। हर किसी की नज़र उस हवेली पर थी। बरामदे के कोने में विक्रम प्रसाद सिर झुकाए बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा बुझ चुका था। जिन आंखों में कभी घमंड साफ दिखाई देता था, आज उन्हीं आंखों में बेबसी के आंसू बह रहे थे। विक्रम प्रसाद का रुतबा तो काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज हालात यहाँ पहुँच गए थे कि बाप दादाओं की बनाई हवेली, जिसे उन्होंने कर्ज के बदले गिरवी रखा था, नीलाम होने वाली थी। जमींदार ने ऊंची आवाज़ में नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। एक एक कर सब बोली लगाते जा रहे थे कि तभी एक चमचमाती काली गाड़ी हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहने एक युवक उतरा। वह युवक किसी की तरफ देखे बिना सीधे उस जमींदार के पास पहुंचा, जिसके पास विक्रम प्रसाद ने अपनी हवेली गिरवी रखी थी। दोनों के बीच कुछ मिनट तक धीमी आवाज़ में बातचीत होती रही। अचानक जमींदार ने कहा, अब इस हवेली की नीलामी नहीं होगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। कुछ देर पहले तक जो हवेली बिकने वाली थी, उसकी नीलामी अचानक कैसे रुक गई। उधर बरामदे में बैठे विक्रम प्रसाद ने भी सिर उठाकर उस युवक की तरफ देखा। जैसे ही उनकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, उनके हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया और उनके मुंह से अनायास निकला, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। उनकी आंखें उस युवक के चेहरे पर जमी रह गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्षों पहले दफन हो चुका अतीत अचानक उनके सामने जिंदा खड़ा हो गया हो। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ था? करीब 12 साल पहले ठाकुर रघुनाथ सिंह पूरे गांव के सम्मानित और ईमानदार जमींदारों में गिने जाते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम विक्रम प्रसाद सिंह था और छोटे बेटे का नाम महेंद्र सिंह। दोनों भाई एक ही हवेली में रहते थे। बाहर से देखने पर परिवार बहुत खुशहाल दिखाई देता था, लेकिन दोनों भाइयों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का जो अंतर था। विक्रम प्रसाद को धन दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि महेंद्र सिंह शांत, सरल और सबकी मदद करने वाले इंसान थे। महेंद्र सिंह की पत्नी का नाम सरस्वती था और उनके इकलौते बेटे का नाम अविनाश। पूरे घर की जान था अविनाश। उसकी मासूम मुस्कान देखकर पूरे घर का माहौल खिल उठता था। दादाजी प्रताप सिंह का सबसे ज़्यादा लगाव भी अविनाश से ही था। वह अक्सर कहा करते, ये लड़का बड़ा होकर हमारे ख़ानदान का नाम बहुत ऊंचा करेगा। उसके चेहरे पर मुझे सच्चाई और मेहनत दिखाई देती है। अपने पिता की यही बात विक्रम प्रसाद को भीतर ही भीतर चुभ जाती थी। उन्हें लगता था कि उसके पिता अपने पोते को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं। हालांकि उस समय उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में जलन का बीज पड़ चुका था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन महेंद्र सिंह किसी ज़रूरी काम से शहर जा रहे थे। सरस्वती ने जाते समय उनके माथे पर तिलक लगाया और मुस्कुराकर कहा, जल्दी लौट आइएगा, अविनाश सुबह से आपकी राह देख रहा है। उसने कहा है कि पिताजी आएंगे तो मैं उनके साथ मेले घूमने जाऊंगा। महेंद्र सिंह ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बस शाम तक लौट आऊँगा बेटा, फिर हम दोनों मेले में भी जाएंगे और तुम्हारी पसंद की मिठाई भी खाएंगे। अविनाश खुशी से उछल पड़ा। उसे क्या पता था कि यह अपने पिता से उसकी आखिरी मुलाकात है। शाम ढल गई, रात हो गई, लेकिन महेंद्र सिंह वापस नहीं लौटे। थोड़ी देर बाद गांव में एक जीप आकर रुकी। 2 पुलिस वाले और कुछ गांव वाले हवेली के अंदर आए। पुलिस अधिकारी के चेहरे की गंभीरता देखकर ठाकुर साहब भी खड़े हो गए। सरस्वती दरवाजे के पीछे से खड़ी ये सब देख रही थी। उसका दिल घबरा उठा। उससे सब्र न हुआ और पहली बार वह अपने ससुर की इजाज़त के बगैर ही किसी गैर मर्द के सामने आकर बोलने लगी। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या हुआ साहब, मेरे पति ठीक तो है ना? पुलिस अधिकारी कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, रास्ते में उनकी गाड़ी का बहुत भयानक हादसा हो गया, हम उन्हें बचा नहीं सके। यह सुनते ही सरस्वती के हाथ से पानी का गिलास छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। पूरा आंगन चीखों से गूंज उठा। उस दिन पहली बार अविनाश ने अपनी माँ को इस तरह टूटते हुए देखा था। वह बार बार अपनी माँ का आंचल पकड़कर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, माँ, पिताजी कब आएंगे? आपने तो कहा था कि वो शाम तक आ जाएंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था।
महेंद्र सिंह के जाने के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो विक्रम प्रसाद पहले अविनाश को अपने बेटे जैसा प्यार दिखाते थे, अब धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले उन्होंने घर के सारे हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिए, फिर खेत, कारोबार और पैसों से जुड़े हर फैसले खुद लेने लगे। सरस्वती उस समय गहरे सदमे में थी। उन्हें दुनिया की कोई सुध नहीं थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हर जिम्मेदारी विक्रम प्रसाद पर छोड़ दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही भरोसा एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। महेंद्र सिंह के जाने का सबसे गहरा सदमा अगर किसी को लगा था तो वह थे ठाकुर प्रताप सिंह। जवान बेटे की अर्थी को कांधा देने के बाद जैसे उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। पहले जहां सुबह होते ही वह खेतों का चक्कर लगाया करते थे, अब दिन भर अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहते। उनकी नज़र हर समय अविनाश पर टिकी रहती। जब भी वह अपने पोते को देखते, उनकी आंखें भर आती, क्योंकि उन्हें उसी में अपने बेटे महेंद्र की परछाई दिखाई देती थी। एक रात उन्होंने सरस्वती को अपने पास बुलाया। कांपते हाथों से अविनाश का सिर सहलाते हुए बोले, बहू, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अविनाश इस घर का उतना ही वारिस है जितना विक्रम। इसके हक पर कभी किसी का कब्जा मत करने देना। सरस्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भर्राए गले से कहा, बाबूजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हमें अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। प्रताप सिंह हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती बहू। बस मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे बाद इस बच्चे के साथ कोई अन्याय ना हो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद दिल का दौरा पड़ने से ठाकुर प्रताप सिंह का भी निधन हो गया। दादाजी की चिता की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि हवेली की बागडोर पूरी तरह विक्रम प्रसाद के हाथों में आ गई। अब घर में ऐसा कोई नहीं बचा था जो सरस्वती और अविनाश के हक के लिए आवाज़ उठा सके। यहीं से विक्रम प्रसाद का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने लगा। महेंद्र सिंह के निधन को लगभग 1 साल बीत चुका था। समय ने सरस्वती के आंसू तो कम नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अविनाश के लिए खुद को संभालना शुरू कर दिया था। उन्हें विश्वास था कि जब तक उनका बेटा उनके साथ है, तब तक वह हर मुश्किल का सामना कर लेंगी। लेकिन हवेली के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अब हर फैसले पर सिर्फ विक्रम प्रसाद का अधिकार था। खेतों की आमदनी, कारोबार का हिसाब, नौकरों की तनख्वाह, यहाँ तक कि घर का राशन भी उनकी मर्जी से आता था। सरस्वती और अविनाश धीरे धीरे उसी हवेली में मेहमान बनकर रह गए थे, जहाँ कभी उनका भी बराबर का हक था। शुरुआत में विक्रम प्रसाद ने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। वह लोगों के सामने मीठी मीठी बातें करते और कहते, महेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है, अब अविनाश मेरा ही बेटा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। गांव वाले उनकी बातें सुनकर उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन जैसे ही हवेली का मुख्य दरवाज़ा बंद होता, उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। एक दिन दोपहर में अविनाश स्कूल से लौटा। वह बहुत खुश था। इस बार परीक्षा में वह पूरी कक्षा में पहले स्थान पर आया था। हाथ में इनाम और प्रमाण पत्र लिए वह सबसे पहले अपनी माँ के पास भागा। सरस्वती ने बेटे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसी समय विक्रम प्रसाद वहां आ गए। उन्होंने अविनाश के हाथ से प्रमाण पत्र लिया, एक नज़र देखा और उसे मेज़ पर फेंकते हुए बोले, इन कागज़ों से पेट नहीं भरता। अगर इतना ही पढ़ने का शौक है तो पहले अपने बाप की तरह कमा कर ला। अविनाश का चेहरा उतर गया। सरस्वती कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उनके होंठों तक आकर रुक गए। उस दिन पहली बार अविनाश ने महसूस किया कि उसके ताऊ अब पहले वाले ताऊ नहीं रहे। दिन बीतते गए। अब अविनाश को छोटी छोटी बातों पर डांटा जाने लगा। कभी खेत के काम में करवाया जाता, कभी खेतों में काम करवाया जाता, कभी नौकरों के साथ बोरे उठवाए जाते, तो कभी बिना वजह अपमानित किया जाता। अगर घर का कोई सामान गुम हो जाता तो दोष उसी पर मढ़ दिया जाता। सरस्वती हर बार बेटे का पक्ष लेती, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। एक रात अविनाश ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सच में इस घर पर बोझ हूँ? सरस्वती ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया। ऐसी बात कभी मत कहना बेटा। ये घर जितना उनका है उतना ही तुम्हारे पिताजी का भी था, और जहाँ तुम्हारे पिताजी का हक था वहाँ तुम्हारा भी पूरा हक है। माँ की बात सुनकर अविनाश चुप हो गया।
लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि हवेली की दीवारों के भीतर अब उसके लिए पहले जैसा अपनापन नहीं बचा था। उधर विक्रम प्रसाद के मन में एक डर था। उन्हें लगता था कि जैसे जैसे अविनाश बड़ा होगा, लोग उसे महेंद्र सिंह का वारिस मानेंगे और एक दिन उसे उसकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और उसी डर ने विक्रम प्रसाद से एक ऐसा फैसला करवाया जिसने पूरे परिवार की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। समय और आगे बढ़ा। अब अविनाश 17 साल का हो चुका था। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता और खाली समय में खेतों का काम भी ईमानदारी से करता था। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर महेंद्र सिंह आज जिंदा होते तो अपने बेटे पर बहुत गर्व करते। लोगों की यही बातें विक्रम को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। उन्हें हर समय यही डर सताने लगा कि कहीं एक दिन पूरा गांव अविनाश को ही इस खानदान का असली वारिस ना मानने लगे। एक दिन हवेली में कुछ सरकारी अधिकारी आए। उन्हें ज़मीन से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज देखने थे। बातचीत के दौरान एक अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, महेंद्र सिंह के हिस्से की ज़मीन का कानूनी वारिस तो उनका बेटा अविनाश ही है। आगे चलकर सारे कागज़ उसी के नाम होंगे। ये सुनते ही विक्रम प्रसाद के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने बात तो वहीं ख़त्म कर दी, लेकिन उस दिन के बाद उनके मन में लालच ने पूरी तरह जगह बना ली। उस रात उन्होंने तय कर लिया कि अब अविनाश को किसी भी कीमत पर इस हवेली से दूर करना होगा। कुछ दिनों बाद उन्हें मौका मिल गया। हवेली से दादाजी की पुरानी सोने की अंगूठी अचानक गायब हो गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। नौकरों से पूछताछ हुई, कमरों की तलाशी ली गई, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। शाम को विक्रम प्रसाद ने पूरे परिवार और गांव के कुछ सम्मानित लोगों को हवेली में बुला लिया। उन्होंने सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहा, आज इस घर का सबसे बड़ा चोर सबके सामने आएगा। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहले तो उन्होंने सारे नौकरों और कर्मचारियों की तलाशी ली, पर जब भी अंगूठी नहीं मिली, तब उन्होंने कहा कि फिर तो अब हमें अपनी ही तलाशी लेनी होगी। और उन्होंने ढोंग करते हुए अपने को गांव के सरपंच के सामने खड़े होकर अपनी तलाशी लेने को कहा। पहले तो सरपंच जी हिचकिचाए और मना करने लगे, लेकिन फिर बारी बारी से सबकी तलाशी ली गई, पर अंगूठी नहीं मिली। लेकिन अविनाश का कुर्ता जैसे ही सरपंच जी के सामने आया, अंगूठी उनके हाथ में आ गई। अविनाश एक पल के लिए सन्न रह गया। अविनाश की आंखें फटी रह गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि अंगूठी उसकी जेब में आई कैसे। वह रोते हुए बोला, माँ, मैंने सच में चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये अंगूठी मेरे जेब में कैसे आई। सरस्वती बेटे के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसे जानती हूँ। किसी ने इसे फंसाया है। लेकिन विक्रम प्रसाद तो इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने गुस्से में लाठी उठाई और चीख कर बोले, बस बहुत हो गया। मैंने तुझे अपने बेटे की तरह रखा और तूने इसी घर में चोरी की जहाँ पलकर बड़ा हुआ है। आज से इस हवेली में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अविनाश का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक घसीटा। सरस्वती रोती हुई उनके पैरों में गिर गई। भैया, ऐसा मत कीजिए। यह बच्चा निर्दोष है। आसपास खड़े लोगों और मुखिया जी ने भी विक्रम सिंह को बहुत समझाया, ये अविनाश को एक मौका दे दे। लेकिन विक्रम प्रसाद का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अविनाश को ज़ोर से बाहर धक्का दिया और कहा, आज के बाद अगर इस हवेली की तरफ देखा भी तो अच्छा नहीं होगा। निकल जा यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। बाहर खड़ा अविनाश कुछ देर तक उस बंद दरवाजे को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंदर उसकी माँ की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उस रात के बाद अविनाश कहाँ गया, कैसे जिया, जिंदा भी था या नहीं, ये किसी को कभी पता नहीं चल सका। पर अब आगे जो कुछ होने वाला था, उसकी विक्रम सिंह ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि विक्रम सिंह जानता था कि अविनाश निर्दोष है और यह सब किया कराया खुद विक्रम सिंह का ही था। सरस्वती पागलों की तरह बेटे को ढूंढती, जो भी मिलता उससे एक ही सवाल पूछती, मेरे अविनाश को कहीं देखा है क्या? लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते, इतने साल हो गए, अगर जिंदा होता तो एक बार अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता। सरस्वती हर ऐसी बात सुनकर तड़प उठती। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कई महीने गुजरे, फिर कई साल, लेकिन अविनाश की कोई खबर नहीं मिली। गांव के लोगों ने भी उसको लगभग भुला ही दिया था।
लेकिन सरस्वती ने इंतज़ार करना कभी नहीं छोड़ा। हर त्योहार पर बेटे की पसंद की खीर बनाती और फिर उसकी थाली भगवान के सामने रख देती। विक्रम प्रसाद यह सब देखते, लेकिन उनके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं आता। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि अविनाश अब कभी लौटकर नहीं आएगा, जो कि उनकी दौलत और उनके बीच में कांटे की तरह था, जिसे उन्होंने बड़ी सफाई से निकाल फेंका था। लेकिन अब समय ने धीरे धीरे अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था। विक्रम प्रसाद को अपने अनुभव और दौलत पर बड़ा घमंड था। उन्होंने खेती छोड़कर बड़े बड़े व्यापारों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। शहर के कुछ व्यापारियों ने उन्हें ऊंचे मुनाफे के सपने दिखाए। बिना ज़्यादा सोचे समझे उन्होंने लाखों रुपये निवेश कर दिए। शुरुआत में थोड़ा लाभ हुआ तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने कई खेत बेच दिए, फिर नई ज़मीन खरीदने के लिए कर्ज लिया। उसके बाद एक कोल्ड स्टोरेज बनाने में करोड़ों रुपए लगा दिए। लेकिन किस्मत इस बार उनके साथ नहीं थी। जिस साझेदार पर उन्होंने आंखें बंद करके भरोसा किया था, वही एक रात सारा पैसा लेकर फरार हो गया। उधर बैंक का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। फसल भी लगातार 2 साल खराब हो रही थी। कर्ज उतारने के चक्कर में एक एक करके खेत बिकते चले गए। नौकरों ने नौकरी छोड़ दी, यहाँ तक कि विक्रम प्रसाद की पत्नी भी उनको छोड़कर चली गई। वैसे भी विक्रम प्रसाद के अपनी कोई औलाद तो थी ही नहीं। एक पत्नी थी, वह भी पैसे की तंगी की वजह के साथ घर छोड़ गई। विक्रम प्रसाद के हालात इतने बिगड़े, जो लोग कभी सुबह शाम विक्रम प्रसाद के दरवाजे पर खड़े रहते थे, अब रास्ता बदल कर निकलने लगे। जब उन्होंने रिश्तेदारों से मदद मांगी तो रिश्तेदारों ने भी साफ कह दिया, इतना बड़ा कर्ज हम नहीं चुका सकते। पहली बार विक्रम प्रसाद को एहसास हुआ कि दौलत और रुतबा हमेशा साथ नहीं देते। कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बैंक से लिया हुआ कर्ज अलग था, जिस पर ब्याज लगता चला जा रहा था। अब विक्रम प्रसाद के पास बचने के लिए न खेत बचे थे, बेचने के लिए न खेत बचे थे न ज़मीन। पूरी रात वह सर पकड़े बैठे रहे कि आखिर वे अपनी जान छुड़ाएं तो कैसे। तभी उनके दिमाग में इस सब का एक हल सूझा। उन्होंने अपने गांव की सबसे बड़ी जमींदार के पास जाकर अपनी हवेली गिरवी रख दी और उससे कुछ महीनों के लिए कर्ज ले लिया, जिससे बैंक का कर्ज उतर जाए। घर का खर्च चलाना भी दुश्वार हो रहा था। ऐसे में हवेली के बदले लिया गया कर्ज कैसे चुकाया जाता। जमींदार ने कर्ज लौटाने के लिए जो समय दिया था उसे 1 महीना ऊपर हो चुका था। इसीलिए जमींदार अब इस हवेली को बेचने की बात कर रहा था। विक्रम प्रसाद के कानों में जैसे ही ये शब्द सुनाई दिए, वह तड़प उठे। वे किसी भी तरह अपनी हवेली को नहीं बेचना चाहते थे, पर उनकी ना तो कोई मदद करने वाला था और ना ही उनको कोई सहारा देने वाला था। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है। यह कर्मों का हिसाब ही होता है जो इंसान का मुकद्दर लिखता है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब जमींदार अपनी अदालत के जरिए विक्रम प्रसाद को नोटिस हवेली भिजवा दिया था। उस नोटिस में साफ लिखा था, यदि 15 दिनों के भीतर पूरा कर्ज जमा नहीं किया गया तो हवेली की सार्वजनिक नीलामी कर दी जाएगी। नोटिस पढ़ते ही विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने हवेली की दीवारों को देखा, जहां कभी पूरे परिवार की हंसी गूंजा करती थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। 15 दिन कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। आज वही दिन था जिस दिन ठाकुर विक्रम प्रसाद की पुश्तैनी हवेली की नीलामी होने वाली थी। सुबह से ही गांव में मेले जैसा माहौल था। दूर दूर के गांवों से लोग तमाशा देखने आए थे। कोई कह रहा था, समय से बड़ा कोई नहीं होता, तो कोई अफसोस जता रहा था कि जिस हवेली में कभी गरीबों को खाना खिलाया जाता था, आज उस हवेली की बोली लगेगी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर बैंक के अधिकारी, जमींदार और कई बड़े खरीदार मौजूद थे। सभी के हाथों में कागज़ थे और नज़रें हवेली पर टिकी हुई थी। विक्रम प्रसाद एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। पिछले कुछ दिनों में जैसे उनकी उम्र कई साल बढ़ गई थी। उनकी आंखों में रातों की जागी हुई नींद और हार का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार उन्हें अपने किए गए कई फैसलों पर पछतावा हो रहा था। सरस्वती भी वहीं बैठी थी। आज भी उनकी नज़र बार बार हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। न जाने कैसे भाव थे जो तूफान बनकर उनके दिल में उमड़ रहे थे। कभी उन्हें अपने पति और अपने ससुर की मौत याद आती और फिर बिछड़े हुए अपने बेटे का गम, और कभी दिल में खुशी की उमंग सी आती थी। कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है। जब वह अपने जेठ विक्रम प्रसाद सिंह की तरफ देखती, लेकिन फिर वह उस हवेली की दरो दीवार को देखकर आंसू बहाने लग जाती,
क्योंकि उस हवेली के दरो दीवार के साए में उनके बेटे अविनाश का बचपन खिला था। जमींदार ने ऊंची आवाज़ में नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। एक एक कर सब बोली लगाते जा रहे थे कि तभी दूर से कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला हवेली की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। पूरा गांव उधर देखने लगा। सबसे आगे चल रही चमचमाती काली गाड़ी हवेली के सामने आकर रुक गई। ड्राइवर तुरंत उतरा और पीछे का दरवाज़ा खोला। एक लंबा आत्मविश्वासी युवक सूट बूट पहने नीचे उतरा। उसकी चाल में ऐसा ठहराव था कि वहाँ मौजूद हर आदमी अनायास उसे देखने लगा। उसके साथ 4 लोग और थे जिनके हाथों में फाइलें थीं। गांव वाले एक दूसरे से पूछने लगे, कौन है ये? शायद शहर का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लगता है हवेली खरीदने आया है। गांव वाली एक दूसरे से दावा करने लगी कि देख लेना, हवेली यही लड़का खरीदेगा, बहुत अमीर दिखता है। लेकिन वह युवक किसी से कुछ बोले बिना सीधे उस जमींदार के पास पहुंचा जिसने विक्रम प्रसाद को कर्ज दिया था। उस लड़के ने जमींदार के कान में चुपके से कुछ कहा। उसकी बात सुनकर जमींदार पहले तो हैरान रह गया। उसने युवक को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बेटा, ये कोई छोटी रकम नहीं है। युवक हल्का सा मुस्कुराया, मुझे रकम का अंदाज़ा है, आप बस हिसाब बताइए। जमींदार ने बैंक अधिकारियों से कागज़ मंगवाए। कुछ देर तक हिसाब देखा गया। युवक के साथ आए लोगों ने तुरंत सारे दस्तावेज पूरे किए और कुछ ही मिनटों में पूरा भुगतान कर दिया गया। जमींदार और उसके साथ आए बैंक अधिकारी खड़े होकर बोले, अब इस हवेली की नीलामी नहीं होगी। इस हवेली का कर्ज की रकम का भुगतान कर दिया गया है। यह सुनते ही पूरी भीड़ में सनसनी फैल गई। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यह युवक है कौन जिसने करोड़ों रुपए यूं ही चुका दिए। उसी समय विक्रम प्रसाद ने पहली बार उस युवक का चेहरा ध्यान से देखा। युवक ने धीरे से अपना काला चश्मा उतारा। उसकी आंखें सामने आईं। विक्रम प्रसाद जैसे पत्थर के हो गए। उनके हाथ कांपने लगे, होठ सूख गए। उन्होंने अविश्वास से उसे देखते हुए बुदबुदाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। उधर सरस्वती भी उस युवक को ध्यान से देख रही थी। युवक की आंखों में उन्हें बरसों पहले अपने बेटे की वही मासूम चमक दिखाई दी। उनके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने पूछा, बेटा? युवक की आंखें भी भर आईं। पहले तो वह एक पल के लिए बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, माँ। बस इतना सुनना था कि सरस्वती की चीख निकल गई। अविनाश! अगले ही पल वह दौड़कर उससे लिपट गई और 8 वर्षों का दर्द, इंतज़ार और ममता एक साथ आंसुओं में बह निकले। पूरा गांव स्तब्ध खड़ा ये मंजर देख रहा था। जिस लड़के को 8 साल पहले बेइज्जत करके इस हवेली से निकाल दिया गया था, आज वही लड़का इस हवेली को बिकने से बचाकर अपनी माँ के सामने खड़ा था। विक्रम प्रसाद की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन उनके आंसू पछतावे के थे। उधर सरस्वती बार बार अविनाश का चेहरा अपने हाथों में लेकर देख रही थी, जैसे उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा सचमुच उनके सामने खड़ा है। कुछ देर बाद उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, बेटा, इतने साल कहाँ था? एक बार भी अपनी माँ की याद नहीं आई। तूने ये सब कैसे किया? अविनाश ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। उसने गहरी सांस ली और कहा, माँ, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उस रात से लेकर आज तक का एक एक सच जो आज तक किसी को नहीं पता। आज की इस कहानी का भाग यहीं तक। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। क्या है अविनाश का सच? कैसे वह एक कामयाब बिजनेसमैन बना? किसने उसको सहारा दिया? किसने उसको इतना काबिल किया? मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।